कल्पना कीजिए, 2027 का चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुआ है। न रैलियां और पूरी तरह शुरू हुई हैं, न चुनावी नारों की बाढ़ आई है, न हर नेता ने अपना पूरा राजनीतिक अभियान सामने रखा है। लेकिन शायद चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है। और ये लड़ाई किसी मैदान में नहीं हो रही। ये लड़ाई आपके मोबाइल की स्क्रीन पर हो रही है। जब सुबह उठते ही आपके फोन पर कोई खबर आती है, जब कोई वीडियो अचानक वायरल हो जाता है, जब एक ही मुद्दे पर हजारों लोग एक साथ पोस्ट करने लगते हैं, जब कोई हैशटैग कुछ ही घंटों में ट्रेंड करने लगता है, और जब आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि पूरा देश उसी एक मुद्दे पर बात कर रहा है, तब एक सवाल जरूर पूछिए। क्या यह सिर्फ जनता की आवाज है, या फिर जनता की सोच को प्रभावित करने की कोशिश भी हो सकती है? और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। क्योंकि 2027 का चुनाव सिर्फ यह तय नहीं करेगा कि सरकार किसकी बनेगी, यह भी तय करेगा कि आने वाले समय में भारत की राजनीति किस तरह बदलेगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, क्या हम वोट देने से पहले यह समझ पाएंगे कि हमारे सामने जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, उसमें तथ्य कितना है और रणनीति कितनी? आज हम किसी पार्टी पर सीधा आरोप नहीं लगाएंगे, किसी नेता को दोषी घोषित नहीं करेंगे। हम सिर्फ सवाल पूछेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना कमजोरी नहीं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। चुनाव सिर्फ वोट से नहीं जीते जाते। पुराने समय की राजनीति की कल्पना कीजिए। एक नेता रैली करता था, हजारों लोग मैदान में आते थे, नेता भाषण देता था, अखबार अगले दिन खबर छापते थे, फिर जनता उस भाषण और खबर के आधार पर अपनी राय बनाती थी। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज एक नेता की रैली में 10,000 लोग मौजूद हो सकते हैं, लेकिन एक वायरल वीडियो कुछ ही घंटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। आज चुनावी राजनीति सिर्फ मैदान में नहीं है, वह यूट्यूब से रैप जो कि इंस्टाग्राम पर है, एक्स पर है, फेसबुक पर है, व्हाट्सएप के ग्रुपों में है, और सबसे महत्वपूर्ण वह हमारे दिमाग में है। यही कारण है कि आज की राजनीति में सिर्फ भाषण देना पर्याप्त नहीं है। राजनीतिक दलों को एक नैरेटिव बनाना पड़ता है, यानी लोगों को यह समझाना पड़ता है कि असली मुद्दा क्या है, किसे जिम्मेदार माना जाए, किससे उम्मीद रखी जाए, और किस बात को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाए। और ध्यान दीजिए, नैरेटिव हमेशा झूठ नहीं होता। कई बार नैरेटिव वास्तविक समस्याओं पर आधारित होता है। लेकिन सवाल यह है कि किस समस्या को सबसे ज्यादा दिखाया जा रहा है और किसे पीछे छोड़ दिया जा रहा है। यही मीडिया और सोशल मीडिया की ताकत बन जाती है। एक वायरल वीडियो कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। मान लीजिए किसी शहर में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लेकिन उसी समय सोशल मीडिया पर किसी दूसरे मुद्दे का वीडियो वायरल हो जाता है। लाखों लोग उस वीडियो को देखते हैं, हजारों लोग उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, टीवी चैनल उस पर चर्चा शुरू कर देते हैं, फिर सोशल मीडिया पर उसी चर्चा के छोटे छोटे वीडियो बनने लगते हैं। कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ विरोध करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए उस मुद्दे पर बात करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हर कोई उसी मुद्दे पर बात कर रहा है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, क्या सोशल मीडिया सिर्फ जनता की पसंद दिखाता है, या कभी-कभी जनता की पसंद को प्रभावित भी करता है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें संभव हैं। कभी जनता पहले किसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देती है और वह वायरल हो जाता है, और कभी किसी मुद्दे को लगातार दिखाए जाने से उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए डिजिटल राजनीति को समझने के लिए हमें सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि कौन सा वीडियो वायरल हुआ, हमें यह भी देखना चाहिए वह क्यों वायरल हुआ, किस समय वायरल हुआ, उसके बाद कौन सा दूसरा मुद्दा सामने आया, और लोगों की प्रतिक्रिया किस दिशा में गई। अब आता है एक विवादित शब्द, डीप स्टेट। शायद आपने यह शब्द कई बार सुना होगा, डीप स्टेट। लेकिन आखिर डीप स्टेट है क्या? सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दें, डीप स्टेट कोई एक निश्चित संगठन का नाम नहीं है। राजनीतिक चर्चाओं में इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर ऐसी स्थायी शक्ति संरचनाओं के लिए किया जाता है जो चुनी हुई सरकारों के बाहर रहते हुए भी किसी देश की नीतियों या फैसलों पर प्रभाव डाल सकती हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर नौकरशाही, सुरक्षा तंत्र, आर्थिक हित समूह, प्रभावशाली संस्थाएं या अन्य शक्ति केंद्रों की चर्चा की जाती है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात है, हर शक्तिशाली संस्था को डीप स्टेट कहना सही नहीं है, और हर राजनीतिक दावे को सच मान लेना भी सही नहीं है। अलग अलग देशों में इस शब्द का अर्थ अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है।
कुछ लोग मानते हैं कि स्थायी संस्थाएं किसी देश को स्थिरता देती हैं। उनका अनुभव सरकार बदलने के बाद भी बना रहता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि यही स्थायी शक्ति संरचनाएं चुनी हुई सरकारों के फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं। तो सच क्या है? सच यह है कि किसी भी विशेष दावे को प्रमाण के आधार पर ही परखना चाहिए। यही जिम्मेदार राजनीतिक विश्लेषण है। किसी सनसनीखेज दावे को सिर्फ इसलिए सच नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वह हमारे विचारों से मेल खाता है। लेकिन असली शक्ति कहां है? अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आकर कहे, यह मुद्दा देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप शायद उसे सवाल करेंगे। लेकिन अगर आपके मोबाइल पर उसी मुद्दे से जुड़े 10 वीडियो लगातार दिखाई देने लगें, फिर उसी मुद्दे पर 5 पोस्ट, फिर किसी इन्फ्लुएंसर का वीडियो, फिर किसी नेता का भाषण, फिर किसी टीवी डिबेट की क्लिप, तो कुछ समय बाद आपको लग सकता है शायद वास्तव में यही सबसे बड़ा मुद्दा है। यही डिजिटल अटेंशन की ताकत है। आज की राजनीति में लोगों का ध्यान अपने आप में एक संसाधन बन चुका है। जिसके पास जनता का ध्यान है, उसके पास अपनी बात रखने की ज्यादा शक्ति है। लेकिन ध्यान पाने और जनता को गुमराह करने में अंतर है। इसलिए हमें हर वायरल चीज को देखकर तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। क्या हर ट्रेंड जनता की आवाज है? अब अगला सवाल और भी महत्वपूर्ण है। अगर किसी मुद्दे का हैशटैग अचानक ट्रेंड करने लगे, तो क्या इसका मतलब है कि पूरा देश उसी मुद्दे पर सहमत है? जरूरी नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना और पूरे देश की राय एक होना दो अलग बातें हैं। एक ट्रेंड किसी वास्तविक जनभावना का परिणाम हो सकता है, लेकिन यह किसी संगठित डिजिटल कैंपेन का परिणाम भी हो सकता है। और कभी-कभी दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं। यानी जनता किसी मुद्दे को पसंद करती है और डिजिटल कैंपेन उसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचा देता है। इसलिए किसी भी ट्रेंड को देखकर पहला सवाल यह नहीं होना चाहिए, कौन जीता? पहला सवाल होना चाहिए, इस ट्रेंड के पीछे वास्तविक जनभावना कितनी है? और इसे समझने के लिए हमें डेटा, अलग अलग सोर्सेज और ग्राउंड रियलिटी को देखना होगा। जानकारी बहुत है, लेकिन सत्यापन कम है। आज हमारे पास जानकारी की कमी नहीं है। हमारे पास इतनी जानकारी है कि एक व्यक्ति कुछ मिनटों में सैकड़ों खबरें देख सकता है। लेकिन समस्या यह है कि उन सैकड़ों खबरों में से सही क्या है? किसी वीडियो का पुराना हिस्सा नए घटना के साथ जोड़ दिया गया हो तो? किसी स्टेटमेंट को कॉन्टेक्स्ट से काट दिया गया हो तो? किसी तस्वीर को दूसरी घटना से जोड़ दिया गया हो तो? किसी हेडलाइन को देखकर हमने पूरी खबर पढ़े बिना राय बना ली तो? यहीं से मिस इन्फॉर्मेशन की समस्या शुरू होती है। इसीलिए डिजिटल डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण स्किल शायद ये नहीं है कि हम कितनी तेजी से खबर देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्किल है हम कितनी अच्छी तरह खबर को वेरीफाई करते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल व्यूअर कम से कम 3 सवाल पूछ सकता है, यह जानकारी आई कहां से? इसका दूसरा इंडिपेंडेंट सोर्स क्या कहता है? और क्या मेरे पास पूरा कॉन्टेक्स्ट है? अगर इन 3 सवालों का जवाब नहीं है, तो तुरंत निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है। विदेशी प्रभाव और फंडिंग का सवाल अब बात करते हैं, एक और संवेदनशील मुद्दे की। विदेशी प्रभाव। दुनिया के कई देशों में चुनावों पर विदेशी इन्फ्लुएंस, लॉबिंग, फंडिंग, डेटा कंपनीज और इंटरनेशनल नेटवर्क्स को लेकर बहस होती रही है। भारत में भी विदेशी फंडिंग और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर कानून और निगरानी की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। लेकिन यहां भी हमें सावधान रहना होगा। किसी चुनाव को विदेशी ताकतें नियंत्रित कर रही हैं, ऐसा कहना बहुत बड़ा दावा है, और बड़े दावे के लिए ठोस प्रमाण जरूरी हैं। सिर्फ किसी विदेशी संस्था का किसी मुद्दे पर बोलना या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का किसी विषय पर एनालिसिस करना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वह चुनाव को नियंत्रित कर रही है। इसलिए सवाल पूछिए, जांच कीजिए, लेकिन बिना प्रमाण किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। मीडिया की भूमिका अब आते हैं मीडिया पर। क्या मीडिया पूरी तरह निष्पक्ष है? क्या हर चैनल एक जैसा है? क्या कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स कभी मीडिया कवरेज को प्रभावित कर सकते हैं? क्या राजनीतिक विचारधारा किसी चैनल की रिपोर्टिंग को प्रभावित कर सकती है? ये सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाने चाहिए। लेकिन एक गलती हमें नहीं करनी चाहिए,
पूरे मीडिया को एक ही रंग में रंग देना, क्योंकि हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा नहीं होता। कुछ संस्थान बेहतर जर्नलिज्म करते हैं, कुछ कमजोर हो सकते हैं, कुछ पर बायस के आरोप लग सकते हैं, और कुछ मामलों में रिपोर्टिंग बैलेंस्ड भी हो सकती है। इसलिए किसी एक चैनल, किसी एक यूट्यूब वीडियो या किसी एक सोशल मीडिया पोस्ट को अंतिम सत्य मान लेना खतरनाक है। आज हमें सिर्फ न्यूज कंज्यूम करने वाला नागरिक नहीं बनना है, हमें न्यूज को समझने वाला नागरिक बनना है। 2027 की असली लड़ाई क्या होगी? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। 2027 में अगर चुनावी माहौल बनता है, तो क्या असली लड़ाई सिर्फ रैलियों और पोस्टरों की होगी? शायद नहीं। असली लड़ाई होगी युवाओं के भरोसे की, बेरोजगारी पर भरोसेमंद जवाब की, महंगाई पर जवाब की, विकास के विजन की, स्थानीय समस्याओं की, और सबसे बढ़कर डिजिटल स्पेस में क्रेडिबिलिटी की। कौन सिर्फ नारा देगा और कौन अपने दावे के साथ डेटा देगा, कौन सिर्फ विरोध करेगा और कौन समाधान बताएगा, कौन जनता की भावनाओं को समझेगा और कौन सिर्फ भावनाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। यही फर्क 2027 की राजनीति को बहुत दिलचस्प बना सकता है, क्योंकि भारत का मतदाता पहले से ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है। लेकिन इंफॉर्मेशन ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि हर इंफॉर्मेशन सही है। इसलिए आने वाले चुनाव में जागरूकता सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, अब तक हमने डीप स्टेट की बात की, सोशल मीडिया की बात की, नैरेटिव की बात की, मीडिया की बात की, फॉरेन इन्फ्लुएंस की बात की। लेकिन आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे है, क्या आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन वास्तव में आपकी अपनी है? जब आप किसी नेता को पसंद करते हैं, क्या आपने उसके काम को देखा है? जब आप किसी नेता का विरोध करते हैं, क्या आपने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सच्चाई जांची है? जब कोई वीडियो आपको गुस्सा दिलाता है, क्या आपने उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट देखा है? और जब कोई खबर आपके विचारों से बिल्कुल मेल खाती है, तो क्या आप फिर भी उसे वेरीफाई करते हैं? अगर जवाब हां है, तो आप सिर्फ वोटर नहीं हैं, आप एक जागरूक वोटर हैं, और लोकतंत्र को ऐसे ही वोटर्स की जरूरत है। अंतिम बात, 2027 का चुनाव किस पार्टी की सरकार बनाएगा, यह फैसला अंततः जनता करेगी। लेकिन उससे पहले एक और लड़ाई चलेगी, ध्यान की लड़ाई, नैरेटिव की लड़ाई, विश्वास की लड़ाई, और शायद सबसे बड़ी, सोच की लड़ाई। इसलिए अगली बार जब कोई वीडियो आपके सामने आए, जब कोई हैशटैग अचानक ट्रेंड करे, जब कोई हेडलाइन आपको तुरंत गुस्सा दिलाए, तो सिर्फ शेयर मत कीजिए। एक सेकंड रुकिए, सवाल पूछिए, सोर्स देखिए, कॉन्टेक्स्ट समझिए, क्योंकि लोकतंत्र में आपका सबसे बड़ा अधिकार सिर्फ वोट डालना नहीं है, सही जानकारी के आधार पर अपना फैसला लेना भी है। 2027 का चुनाव सिर्फ यह तय नहीं करेगा कि सरकार किसकी बनेगी, यह भी तय करेगा कि हम आने वाले वर्षों में राजनीति को किस नजर से देखेंगे। और शायद इसीलिए 2027 की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई चुनाव के दिन नहीं, उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी होगी। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि आज सोशल मीडिया वोट से पहले लोगों की सोच को प्रभावित कर रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप राजनीति को सिर्फ खबर की तरह नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी, नैरेटिव और पब्लिक ओपिनियन की लड़ाई के रूप में समझना चाहते हैं, तो प्रश्न विद पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो राजनीति को सिर्फ हेडलाइन से नहीं समझना चाहता है। जय हिंद।